ठीक, आप सबको सर्वप्रथम तो भारत के 74वें संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि पिछले वक्ताओं ने कहा है कि 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, संविधान बन के तैयार हुआ। वास्तव में लागू भी इसी समय हुआ है, लेकिन अभी तक आप लोग सब कोई बीए फर्स्ट ईयर, कोई प्रीवियस, कोई फाइनल में हो, आप लोग स्कूल में तो पढ़े होंगे, ऐसी बात है 12वीं तक पढ़े हो ना। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कब से संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाना आप लोगों को याद है? कि आप लोग तीसरी चौथी पढ़ते थे, 7वीं 8वीं पढ़ते थे, तो क्या संविधान दिवस कभी स्कूलों में मनाते थे? नहीं मनाते थे। क्या मनाते हैं? मुख्यतः स्कूल में क्या के दो पर्व मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस कब? 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। अभी तक ये होता आया था कि हम दो ही त्योहार मनाते हैं। कहीं कहीं स्कूल में गांधी जयंती मना लेते हैं, कुछ और मना लेते हैं, वो अलग चीज है। बाकी बहुत बड़े उत्साह के रूप में हम दो ही त्योहार मनाते हैं। लेकिन ये एक नया अभी 2-4 साल 5 साल से एक नया दिन घोषित हुआ है। ये हुआ है 2015 से। 26 नवंबर 2049 को संविधान बना, ये तो उस समय से बना है, लेकिन मनाने की जो परंपरा है वो 2015 से शुरू हुआ है। इस बात को याद सर, उससे पहले संविधान दिवस नहीं मनाते, ठीक है? लोग याद भी नहीं करते थे कि क्या संविधान दिवस है। हम गणतंत्र दिवस मनाना मतलब क्या समझते थे? स्कूल रोज सुबह या स्कूल जाओ या कॉलेज जाओ, बढ़िया से तैयार होकर 26 जनवरी को बढ़िया बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे, गांव में प्रभात फेरी निकाले और अंत में मिठाई वितरण, पुरस्कार वितरण हो और घर जाए। क्या इसलिए किसी पर्व को मनाते हैं कि यही सब हो? आप लोग बताइए, आप लोग भी कॉलेज वाले हैं, क्या इसीलिए किसी त्योहार को मनाते हैं कि मिठाई खाने को मिले, पुरस्कार मिले, या बढ़िया सुबह सुबह से जाके कोई कार्यक्रम में शामिल हो? इसलिए मनाते हैं कि उसके पीछे कोई और कारण होता है? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि हम अपने इतिहास को जानें, किस वजह से वो दिन आया है और उस दिन के वजह से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। इसलिए हम उस त्योहार, जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले दिवाली मनाई। दिवाली मनाने का मतलब फटाखा फोड़ना, मिठाइयाँ खाना, नए कपड़े पहनना, रंगोली बनाना है कि कुछ और है? कुछ और है ना। दिवाली का मतलब बहुत सारी मान्यताएं हो सकती है, बहुत सारी अलग अलग बातें हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि साल भर में हम घर के ऐसे कोने, ऐसे कमरे जिसको झांकते तक नहीं है, जिसके नीचे हम झाड़ू लगाना, जिस कोने को साफ करना भी जरूरी नहीं समझते, दिवाली के बहाने कम से कम पूरा घर साफ होता है। दिवाली के बहाने हर आदमी अपने घर को, अपने बाहर को, अपने आंगन को, अपने आसपास को इतना साफ सुथरा करता है कि पूरा गांव, पूरा शहर क्या होने लगता है? साफ सुथरा दिखने लगता है। मान्यता जो भी हो, किस वजह से कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता। लोग अपनी अपनी हैसियत से नए नए कपड़े लेते हैं, सिर्फ कपड़े नहीं लेते, लोग बर्तन लेते हैं, पटाखे लेते हैं, दिया लेते हैं, इवन रुई की बत्ती तक लेते हैं। इससे जो व्यापार होता है, हर छोटा से लेके बड़ा व्यापारी जो कुछ न कुछ बेचता है, उसका जीवन इस दिवाली में बहुत कुछ निर्भर करता है। आप बाजार जाते हो, देखना दिवाली में लोग रुई तक बेचने के लिए आते हैं, वो बिकता है ना। कपड़े बेचने वाले का कपड़ा बिकता है, बर्तन बेचने वाले का बर्तन बिकता है। तो केवल किसी त्योहार को मनाने का मतलब नए नए कपड़े पहनना, मिठाई खाना नहीं होता। उसके पीछे बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन से जुड़ा हुआ अनुभव होता है। सेम वही है संविधान दिवस। आप लोग लड़के नहीं हैं, इस बात का मेरे को दुख है, यहाँ पे लड़कों को भी होना था। आप लोग लड़कियां हैं और आप लोगों को तो संविधान के बारे में जानना, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, आप लोग अभी इस टेबल कुर्सी में बैठे हैं, वैसे तो बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं। आप लोग मेरे को ये बताइए, क्या आपके प्रोफेसर साहब लोगों ने तय किया कि तुम यहाँ बैठोगी, तुम यहाँ बैठोगी, तुम वहाँ बैठोगी और तुम सबसे लास्ट में बैठोगी? क्या किसी ने तय किया? नहीं। आप अपनी इच्छा से बैठे हो ना। मतलब आप चाहते तो आप यहाँ भी बैठ सकते थे, आप सबसे अंतिम कुर्सी पर, आप इस कमरे में आपके लिए जो कुर्सियां तय है आप सब जगह बैठ सकते थे।
ये है ना? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आप अपने जीवन से सोच के देखिए, आज आप स्वतंत्र हैं, आपको अधिकार है कि आप आपके लिए जो आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो फिलहाल। क्यों? क्योंकि भाई ये थोड़ा सा आप लोगों से बड़े लोगों के लिए तय हुआ है ना, जो आपसे योग्यता में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, और किसी में बड़े नहीं। उम्र से बड़े भी नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ जो बैठा है वो आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है, बशर्ते उसका ज्ञान और उसका पद आपसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो पहले ये चीजें नहीं थी। आपने सुना होगा ना जाति प्रथा, सुना है? जाति प्रथा में क्या था कि जो 4 वर्ण में बांटा गया था मुख्य रूप से, जिसको सब मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, हो सकता है किसी की व्यक्तिगत भावना आहत हो, ऐसा तय किया गया था कि ये एक जाति है जो सबसे बड़ी जाति है, जो सबसे उच्च स्थान पे बैठे, जिसके सारे लोग पैर छुएंगे, जिसके आदेश निर्देश का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। फिर एक दूसरी जाति तय किया गया था, उसके लिए भी बहुत सारे अधिकार दिए गए थे कि वो जाति जो है वो शासन करेगा, राज करेगा। फिर एक तीसरी जाति था, वर्ग था, जिसके लिए ये तय था कि वो पूरा व्यापार वही करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और अंत में एक चौथी जाति थी जो इन ऊपर के 3 जातियों की सेवा करेगी, और 5वीं भी जाति थी जिसको लोग नहीं कहते। बताओ कौन सी? महिलाओं, लड़की। आपको मालूम है कि संविधान लागू होने से पहले लड़कियों को किसी भी विशेष प्रकार का अधिकार नहीं था। ना तो आपके लिए पढ़ाई लिखाई में कोई अधिकार था, ना तो आपको अपने ही घर में अपने ही पिता की संपत्ति पे कोई अधिकार था। जैसे एक पिता के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बच्चा जो होता है माँ बाप के लिए बराबर होते हैं, बेटा और बेटी दोनों बराबर है, तो क्या उसको अधिकार भी बराबर नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए ना। माँ बाप जितने प्रेम से एक बेटे को पैदा करते हैं, पालते हैं, उतना ही प्रेम से एक बेटी को भी पैदा करते हैं, पालते पढ़ाते हैं। तो क्या उस बेटी को पूरा अधिकार नहीं होना चाहिए था अपने घर में? होना था ना। लेकिन संविधान लागू होने से पहले ऐसे कुछ भी नहीं था। हमारे देश में औरतों को देवी के रूप में तो पूजा जाता है, आप लोग बहुत सारी देवियों को मानते होंगे, उपवास तक रखते होंगे, लेकिन औरतों का अधिकार किसी ने नहीं दिलाया। दिलाया तो किसने? संविधान ने। तो ये जो सारी बातें कि आप आज कहीं भी आ सकते हैं, कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी पद को धारण कर सकते हैं, आप एक मंदिर के पुजारी नहीं बन सकते। ठीक है? आप बताओ, सारे लोग गांव के बच्चे हो, शीतला मंदिर में, गांव में शीतला मंदिर तो होता ही है, आपकी कोई एक उदाहरण मेरे को बताओ कि शीतला मंदिर में कोई महिला पुजारी, गायता या पटेल, कोई महिला है आपके गांव में? नहीं। क्यों नहीं है? क्या महिला पूजा नहीं करती है? क्या महिलाओं को भगवान को मानने का अधिकार नहीं है? तो क्यों महिला पुजारी या गायता नहीं हो सकते? क्योंकि ये सामाजिक परंपरा है। सामाजिक परंपरा में महिलाओं को लड़कियों का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन अब आते हैं संवैधानिक परंपरा, जिसका हम पालन करते हैं। संवैधानिक परंपरा में आप जिस स्कूल में पढ़े होंगे वहां महिला टीचर थी कि नहीं? हो सकता है किसी में नहीं रही, लेकिन महिला टीचर होती है, कॉलेज में महिला प्रोफेसर होती है, महिला अधिकारी होते हैं, पुलिस में महिलाएं होती हैं, हमारे जिले की कलेक्टर पुरुष है कि महिला है? हमारे देश की सबसे प्रमुख संवैधानिक प्रमुख महिला है कि पुरुष है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है देश का? राष्ट्रपति। कौन है राष्ट्रपति? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। महिला है कि पुरुष है? महिला। अब आप सोच के देखिए, एक गांव में एक महिला को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने शीतला मंदिर में पुजारी बन सके, गायता बन सके, लेकिन संविधान की बदौलत एक महिला को इतना अधिकार है कि इस 150 करोड़ जनसंख्या की देश की क्या बन सकती है? मुखिया बन सकती है। अब आप सोच के देखिए कि संविधान नहीं होता तो आपको, मेरे को या सारे जो लोग हैं उनको क्या ये सारे अधिकार प्राप्त होते? बेटा इसलिए संविधान हो, सिर्फ 26 जनवरी मनाना है, 26 नवंबर मनाना है, इसलिए संविधान को पूजा नहीं करता, या बाबा साहब अम्बेडकर को या इन पर्वों को याद नहीं करता।
हमको इसलिए याद करना है कि अगर ये नहीं होता तो हमारे जीवन में आज क्या स्थिति है। हम अभी भी किसी गांव में, किसी कोने में, किसी घर में पड़े रहते, जो छोटा मोटा काम हमको मिलता सेवा करने का वो करते रहते, और आप और मैं जिस तरह से आज यहाँ अंतागढ़ मुख्यालय में बैठे हैं, अभी आप स्टूडेंट हो, आप अपनी योग्यता के अनुसार कोई बीए कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, किसी ने मैथ्स लिया है, किसी ने बायोलॉजी लिया है, कोई और कोई विषय चुन रहे हैं। आप अपनी इच्छा से चुन रहे हो ना कि आपको उस विषय को लेकर अपना कैरियर बनाना है। ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था। आप लड़कियां हो तो आपके लिए पहले से तय था कि बेटा जब तक शादी नहीं होता माँ बाप की सेवा करना है, घर का काम करना है, शादी हो गया तो पति की सेवा करना है, सास ससुर की सेवा करना है, थोड़ा सा और ज्यादा उम्र हो गया, बच्चे हो गए तो अपने बच्चों की सेवा करना है और जीवन कैसे गुजारते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज आप जो चाहते हो बन सकते हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण लिए ना, महिलाएं कलेक्टर बन रही हैं, महिलाएं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन रही है, महिलाएं राष्ट्रपति बन रही है, वैज्ञानिक बन रहे हैं। अब तो फोर्स में, सैनिक सेना में जो पहली महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं था तो उसमें भी जा रही है। भाई ये सारी बातें आप लोगों के लिए इसलिए बार बार महिला का प्रयोग संविधान में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि यहाँ लड़कियां ही हैं तो ज्यादा बेहतर है कि हमसे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो हम ज्यादा करें, है ना। जानना तो सब कुछ है, लेकिन आपसे जुड़ी हुई बातों को आप बेहतर करें। तो इसलिए संविधान को मानिए, संविधान को पढ़िए। आप लोग अभी तक से कुछ बातें संविधान के जानते हो, जैसे गुड़िया ने बताया कि संविधान में 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद अभी भी हैं। जो बाकी आपने बताया ना 470 अनुच्छेद, वो उसके अंदर शामिल किए गए। वास्तव में संविधान का मौलिक रूप से 395 ही अनुच्छेद है। जैसे कोई कानून बनता है तो उस कानून को पुराने कानून के साथ जोड़ा जाता है। तो संविधान में 395 अनुच्छेद है। शुरू में 8 अनुसूचियां थी जो बढ़ के 12 अनुसूचियां हो गई है। 22 भाग थे, आज भी उसका 22 भाग है। उसमें समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। तो है संविधान में बहुत कुछ, लेकिन हमको जानना यह है कि हमसे जुड़ी हुई क्या चीजें। अच्छा, आप लोगों के हाथ में मैं देख रहा हूँ एक किताब है पतला सा, ठीक है, शायद वो 50-100 पेज का होगा। इस किताब को पढ़ने के लिए कितना दिन लगेगा? कम से कम 2-3 दिन 4 दिन लगेगा तो पूरा पढ़ोगे तो, और गौर से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे सीखने के लिए तो 1 सप्ताह में लगेगा। समझ के पढ़ोगे। सिर्फ पढ़ने की बात है। अगर मैं आपको आपके प्रोफेसर साहब को जिम्मेदारी दे दे, बेटा तुमको इतना पतला एक किताब लिखना है, खुद से लिखना है, तो कितना दिन लगेगा? शायद बहुत दिन लगे, शायद हम लिख भी ना पाए, क्योंकि जो ज्ञान की बातें आपको, ऐसा तो नहीं किताब लिखना है तो कुछ भी लिख, पिक्चर का गाना लिख देंगे, अपने गांव का स्टोरी लिख देंगे, ऐसा हो सकता है? भाई कुछ अच्छी बातें लिखना पड़ेगा ना। तो अब आप सोचिए, एक किताब जो आपके हाथ में है या जो आप कक्षा में पढ़ते हो, जैसे आप 5 विषय पढ़ते होंगे कोई भी, उसमें से एक विषय का किताब पढ़ने में आपको 1 साल लग जाता है पूरा पढ़ने में, और परीक्षा में आता है तो उसमें से भी कुछ चीजें छूट जाती है, सब कुछ याद नहीं रहता है। नहीं रहता है ना कि साल भर पढ़ा वो सब कुछ याद रहता है, किसी को नहीं रहता, हमको भी नहीं रहता। तो एक किताब को पढ़ के याद रखने में इतना कठिन है, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची को लिखने में, और ऐसा लिखने में कि जब देश आजाद हुआ तो 36 करोड़ जनसंख्या थी भारत में, तो ऐसा किताब लिखो जो 36 करोड़ लोगों के जीवन को अच्छा लगे, 36 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित करे। ऐसा किताब लिखने में कितना मेहनत लगा, कितना ज्ञान लगा, सोच के देखो। अगर आपको अपने बारे में सोच के देखो, किसी एक विषय के बारे में अगर आपको 10 पेज लिखने, निबंध आता है, आप लोग निबंध वगैरह लिखते रहे ना, अभी भी हिंदी वगैरह में आता होगा, तो हमको 4 पेज निबंध लिखने में कितना मेहनत लग जाता है, जबकि हम उसको पढ़ के आए हुए होते हैं कुछ ना कुछ। तो इतनी मोटी किताब जिसमें इतना सारा चीज है, लिखने में कितना ज्ञान लगा होगा, तो क्या ये चीजें एक सामान्य आदमी के लिए संभव था? या हो सकता है संभव? आपको मैं बोल दूं, इस कॉलेज का कानून बनाने के लिए आप एक किताब लिखना है, लिख पाओगे? हमको ऐसा लगता है कि इसके लिए भी हमारा ज्ञान पर्याप्त नहीं है। तो सोचो, इतना बड़ा किताब लिखने के लिए जिससे
भारत दुनिया का कौन से नंबर का देश है? जनसंख्या में फिलहाल कौन से नंबर का देश है? पहला या दूसरा? ठीक है, चीन और भारत में कंपटीशन चल रहा है जनसंख्या के मामले में। तो हम कभी कभी पेपर में आता है कि पहले हो गए हैं, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गया है, कहीं कहीं आता है कभी भी कुछ बचा हुआ है। तो मैं दावा नहीं करता कि पहला है कि दूसरा है। क्षेत्रफल के हिसाब से कितने नंबर का देश है भारत? 7वें नंबर। मतलब दुनिया में हम 7वें नंबर पे हैं। सिर्फ 6 देश इस दुनिया में हमसे बड़ा है, बाकी सारे 200-250 देश है वो हमसे छोटे हैं। तो इतने बड़े देश, इतने जनसंख्या के लोगों के लिए कानून बनाना कोई मामूली बात नहीं है। और उस कानून को बनाने में एक बहुत लंबा मेहनत, बहुत लंबा अथक प्रयास लगा, और उस प्रयास को पूरा करने का दिन है आज 26 नवंबर, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो आप अपने विषयों पे, अपनी किताबों पे संविधान के बारे में जरूर पढ़िए कि कब संविधान में मोटा मोटा बात यह है कि भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसी आजाद हुआ, है ना। बाकी का हम उससे पहले कौन हमारे देश को चलाते थे? अंग्रेज और राजा महाराज। ये केवल अंग्रेज नहीं चलाते, अपने ज्ञान को प्रमाणित करें। पूरा भारत में अंग्रेजों का राज नहीं था, बहुत सारे राजे रजवाड़े थे देश में। कुछ हिस्सा अंग्रेजों के पास था, कुछ हिस्सा राजाओं के पास था देश का। हम आजाद तो हो गए, लेकिन अब देश को कौन चलाए ये बात आई। तो आजादी से पहले अंग्रेज लोगों ने एक शासन व्यवस्था लागू कर दिया था, जो कि 2 सितंबर 1946 को हमारे देश में एक अस्थायी सरकार बना। उस अस्थायी सरकार के भी प्रधानमंत्री के तौर पे चुना गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उस समय संविधान नाम का कोई चीज नहीं था। अब जब हम 1947 को आजाद हो गए, तो ये तय हुआ कि अब देश को कैसे चलाना है। इसके लिए अगर कुछ कानून नहीं बनता तो हर आदमी अपने हिसाब से चलाता। जैसे आपके कॉलेज को या आपके घर को चलाने के लिए भी एक नियम है, भले वो लिखित में ना हो। आपके घर का मुखिया कौन होता है? आपके घर के पिताजी या माता, ठीक है, जिनका भी घर में अच्छा पढ़ता है वो मुखिया होती है। सबकी जिम्मेदारी बटी होती है। पापा क्या काम करते हैं? मम्मी घर को संभालती है। किसी की हो सकता है मम्मी भी सर्विस में हो, तो मम्मी पापा दोनों सर्विस में है, दोनों घर का काम करेंगे। भाई क्या काम करेगा, बहन की क्या जिम्मेदारी होगी, कोई और है, ये सारा चीज तय है ना, तभी काम चलता है। अचानक आप आज ये बोल दो, सो के उठते ही आपकी मम्मी खाना बनाती है उदाहरण के तौर पे, ठीक है, और सो के उठते ही ये बोल दिया जाए कि आज मम्मी खाना नहीं बनाएगी, पापा खाना बनाएंगे और मम्मी ड्यूटी है, तो पॉसिबल है? जो जिसकी जिम्मेदारी है वो उसको बखूबी करता है। कोशिश करने से सब काम हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो तय जिम्मेदारी है वो करे तो बेहतर है। तो ऐसी ही इतने बड़े देश को चलाने के लिए जिम्मेदारी तय करना, और वो जिम्मेदारी ऐसे एक आदमी दो आदमी बैठ के तय नहीं कर सकते। इसलिए इस देश को चलाने के लिए संविधान बनाने का प्रस्ताव आया। ये प्रस्ताव आया 27 अगस्त को, जो एक संविधान सभा है, उस सरकार के अंदर एक संविधान सभा बना 27 अगस्त 1948 को, जिसके मुखिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संविधान सभा के मुखिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस बात को याद रखिए। लेकिन संविधान को बनाने के लिए एक समिति आई कि कौन सा, हम इतने लोग हैं संविधान सभा में, इतने लोग हैं, लेकिन भाई सारे लोग तो नहीं लिखेंगे, सारे लोग तो उसको नहीं करेंगे। तो कुछ लोगों का टीम तय किया गया कि ये सबसे होशियार लोग हैं और यही लोग उस संविधान का प्रारूप को बनाएंगे, मतलब ड्राफ्टिंग करेंगे। पूरा संविधान नहीं बनाएंगे, वो ऐसा होगा करके बना के रखेंगे इस सभा के पास, फिर ये सभा तय करेगी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो 7 सदस्यों का एक संविधान सभा बनाएगी और उस सभा के मुखिया के तौर पे किसको रखा गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि उस समय इस देश में जितने लोग थे उस संविधान सभा में लगभग 392 लोग थे। उसमें अगर पढ़ाई लिखाई में, ज्ञान में सबसे विद्वान कोई व्यक्ति था तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए उनको मुखिया बनाया गया। उनके अलावा 6 लोगों का टीम बनाया। अब अगस्त 2048 से संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुआ। 1 साल में लगभग उन्होंने जो मुख्य बातें हैं संविधान में हो सकता है इस देश को चलाने के लिए,
कितने सारे देशों के अलग अलग संविधानों का अध्ययन करना पड़ा। अगर मैं आपको बोल दूं आप अपने कक्षा को चलाने के लिए कोई कानून बनाइए तो भी आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा कानून नहीं बन सकता। तो हमको किसी से पूछना पड़ेगा कि तुम्हारी कक्षा का क्या नियम है, उस स्कूल का क्या नियम है, उस कॉलेज का क्या नियम है। ऐसा सबसे पूछ लोगे तब एक अच्छा नियम बनेगा ना। वैसे ही हमारे देश के संविधान को बनाने का ऐसा नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सब कुछ अपने मन से लिख दिया। उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान को पहले तो पढ़ा और पढ़ने के बाद उसका जो सबसे अच्छा हमारे देश के लिए हो सकता था उसको उन्होंने लिखा। और ऐसा करते करते उनको 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये बहुत फेमस है, सबको पता है, इतना दिन लगा। अब सोचिए एक व्यक्ति लगातार इतने दिन मेहनत करता है और एक किताब लिख के लाता है। और आपको शायद जान के आश्चर्य हो कि हमारे पास तो आजकल प्रिंट हुआ पुस्तक कॉपी मिलता है, तो आपके दिमाग में ये भी हो कि संविधान भी हो सकता है प्रिंट किया हो। वास्तविक जो संविधान है जो हमारे संसद में रखा हुआ है प्रिंट किया हुआ नहीं है, हाथ से लिखा हुआ। सोच के देखिए, एक कॉपी 200 पेज की कॉपी लिखने में हमारा हालत खराब हो जाता है। 1 साल पढ़ते हैं तब कहीं जाके हमारे 4 विषय की कॉपी भरता है। उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में इतनी मोटी बुक लिखा है। तो हाथ से उन्होंने लिखा और संविधान सभा के पास रखा। 1 साल में उन्होंने लगभग लिख लिया। फिर संविधान सभा के 392 लोग रोज उस अलग अलग कानूनों पर बहस किए। बहस करने का मतलब झगड़ा नहीं, बहस करने का मतलब क्या सही होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उस पर सभी ने बात किया और सबके एकमत होकर जिस कानून को मान्य किया गया कि हाँ भाई ये जो है वो सही है, देश ऐसा चलेगा, देश में कौन प्रधानमंत्री होगा, कैसे राष्ट्रपति होगा, कैसे राज्य चलेंगे, कैसे मुख्यमंत्री काम करेगा, ये सारा चीज उस संविधान सभा ने पास किया। और फिर जाकर 26 नवंबर 1949 को संविधान कंप्लीट माना गया। लोगों ने इस पर क्या किया, अपने हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर करने के बाद आज की तिथि में 1949 में संविधान को मान्य किया गया। संविधान सभा के लागू नहीं किया गया है ना। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। तो ये दोनों 26-26 है, 26 नवंबर और 26 जनवरी। 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, इसके पीछे भी कहानी है, शायद आपने पढ़ा हो। क्योंकि 1929 में भारत को प्रथम पूर्ण स्वराज का जो मांग है वो 26 जनवरी 1929 या 30 को किया गया था। उस यादगार को हमेशा के लिए जीवन करने के लिए 26 जनवरी का दिन तय किया, इसलिए 1 महीने बाद इसको 2 महीने बाद लागू किया। तो ये है 26 जनवरी। तो ये सारा चीज बनाने में कितना मेहनत, ये था संविधान बनने का स्टोरी। सब स्टोरी बता रहे थे ना अभी तक, मैं स्टोरी टाइम कितना, क्योंकि आपको बताया उस हिसाब से सारे बच्चे ऐसे सुबह से आए हैं 9 बजे, तो है ना, फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा तो आप उम्र बाप निकाली क्योंकि सर बहुत देर हमको भाषण सुना, ठीक है। तो बेटा बेझिझक अगर लगेगा कि सर हो गया घर जाना है टाइम हो गया तो बेझिझक हो, ठीक है। क्योंकि जो चीजें को बनाने में इतना साल इतना मेहनत लग सकता है उसको हम 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे में कैसे बता सकते हैं, है ना। तो बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके सुनने की क्षमता पे मैं बोल रहा हूं, आप जितना देर मुझे सुन सकते हैं उतना ही देर में, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा देर आपका ना हो। तो ये सारा स्टोरी में जो अभी बता रहा था वो संविधान बनने तक। अब आते हैं संविधान में क्या क्या चाहिए। बहुत अच्छा है कि आपके विद्यालय के ही आपके साथी ने ही संविधान में मौलिक मूल अधिकारों के बारे में बताया। संविधान में बहुत सारी चीजें, सबसे पहले जो शुरू होता है उसका उद्देशिका से शुरू होता है, ठीक है। मैं मन में मेरे पास किताब है, मैं सोच रहा था लाऊं लेकिन मैं नहीं ला पाया। आप कभी बच्चों को ना उसका उद्देशिका जरूर दिखाएं, यार आपके मोबाइल में आया भी बढ़ेगा, हाँ ठीक है। तो उस उद्देशिका में भी सब कुछ है, मतलब पूरे जो किताब में जो लिखा हुआ है वास्तव में उसका सार फर्स्ट पेज में है। और उस फर्स्ट पेज का फर्स्ट वाक्य क्या है मालूम है, हम भारत के लोग। मतलब संविधान ने अगर सबसे शक्तिशाली किसी को बनाया है
इस देश में, तो किसको बनाया पता है? हमको, लोगों। उसमें मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अगर वैसा लिखा होता तो वही सबसे शक्तिशाली होता। आपको लगता होगा कि प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली है, आपको लगता होगा कि राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली है, लेकिन वो शक्तिशाली नहीं है। उसकी शक्ति कितने दिन चल रही है पता है? 5 साल। और उस शक्ति को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, कौन तय करता है? जनता। हम तय करते हैं। 5 साल बाद उसको हमारे सामने आना होता है। जैसे कि राज्य में चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री का उदाहरण लेते हैं, माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जैसे भी काम किया, अच्छा किया बुरा किया, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि वो आजीवन मुख्यमंत्री रह जाएंगे? नहीं रह सकते ना। उसको 5 साल बाद आपके और मेरे बीच आना पड़ेगा, ये बताने के लिए भी मैंने 5 साल में ऐसा काम किया है। आपको अच्छा लगेगा तो मेरे को आगे भी बढ़ाइए, और नहीं लगता है हम उसको क्या करेंगे, हटा के किसी दूसरे को बना। तो ताकतवर वो हुए कि हम? किससे मिला ये ताकत? संविधान से मिला है ना। मतलब कोई कितना भी कुछ भी कर दे, 5 साल बाद हमारे पास वो शक्ति है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसीलिए सरकारें, चाहे उनको अच्छा लगे या ना लगे, हमारे हित में उसको काम करना पड़ता है। अब आप सोच के देखिए, किसी को यह अधिकार दे दिया जाए कि तुम ही यहाँ के राजा, तुमको कोई नहीं हटा सकता, तो उसकी क्या मजबूरी होगी कि वो हमारा हित में काम करे? उसको कोई डर होगा? भाई अगर मेरे को यहां से हटने का डर ना हो तो मैं तो अपनी मनमर्जी से काम करूंगा ना, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे को तो कोई हटा ही नहीं सकता। तो ये पद्धति अच्छा है कि वर्तमान में जो पद्धति है कि कोई भी सरकार, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद केवल 5 साल तक ही रहेगा, उसके बाद उसका फिर से क्या होगा, चुनाव होगा, और जनता को जो ठीक लगेगा वही उसको आगे बढ़ाएगा। कौन सी पद्धति बढ़िया? लोकतंत्रात्मक पद्धति जो अभी है, इसी पद्धति को क्या कहते हैं, लोकतंत्रात्मक पद्धति कहते हैं। मतलब जिसमें लोग अपना प्रतिनिधि क्या करते हैं, चुनते हैं। पहले के जमाने में, अभी मैंने बताया ना कि पहले केवल अंग्रेज नहीं थे, राजा महाराजा लोग भी थे। और लोकतंत्र और राजतंत्र में बेसिक क्या अंतर होता है? आप लोग राजनीति विज्ञान पढ़ते होंगे ना, कितने लोग आर्ट वाले हैं? क्या है आपका दोनों में बेसिक अंतर? लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है? हाँ, और राजतंत्र में, राजा का बेटा ही क्या होगा, राजा होगा, ये कहलाता है राजतंत्र। तो आप लोग अगर उस पद्धति में जीते तो क्या आप और मैं ऐसे पढ़ पाते, लिख पाते, हमको कोई पद मिल पाता? भाई कलेक्टर का बेटा ही कलेक्टर होगा, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री होगा, सरपंच का बेटा ही सरपंच होगा। तो फिर हम कहाँ जाए? जो गांव से कम पढ़े लिखे माता पिता के बच्चे हैं, छोटे से गांव में गरीब परिवार से जो आगे बढ़े हैं, हमारा क्या होगा? हम तो कभी कुछ नहीं बन पाते। तो सोच के देखिए कि संविधान ने आपके जीवन में कितना परिवर्तन। अगर ये नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। तो ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था दी गई एक उदाहरण, मतलब एक हिस्सा है उसका। इसके अलावा जैसे अधिकारों की बात हुआ, लोगों को यदि जीवन में, लोगों का जीवन अच्छा बनाना है